नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, मैं ये कार्यक्रम रविवार को ही लेके आता हूँ। पर हुआ क्या कि एक कार्यक्रम जो सुबह वाला जाता है विश्लेषण वाला, वो मैंने बना दिया। उसके बाद मुझे याद आया कि अरे फ्री कुंडली वाला तो बनाना रह ही गया। तो एक दिन में चूँकि मुझे 3 कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, इस वजह से फिर मन नहीं किया, तो सोचा कि चलो ये कार्यक्रम सोमवार को डाल देंगे। तो ये वही कार्यक्रम है जो आप लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और अपने प्रश्न, वहीं से मैंने ये कुंडली चुनी है। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बाकी जो आप प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखते हैं सुबह में, वो उसके लिए अलग अपॉइंटमेंट बुक होती है। जो लोग ये जो सोच रहे होंगे कि फ्री कुंडली विश्लेषण में भी शुल्क लिया जाता है, उनको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुंडलियों का चयन मैं स्वयं से करता हूँ। आइए, इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, ये अभी छोटे बच्चे हैं। 2004 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 3 अप्रैल 2004 को दोपहर में 12:30 चित्तौड़गढ़ राजस्थान से कुंडली आई है। मनीष प्रजापत। मनीष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भले ही नई उम्र के हैं, पर आप में निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली के चंद्रमा बड़े अच्छे हैं। इस वजह से मैं ये कोशिश करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि जो लोग मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं वो निरंतर देखें, नियमित रूप से देखें और रेगुलर बन के रहें। साथ ही साथ वो ऐसा नहीं है कि देख करके आए, लगातार कुंडलियाँ देख ली, लगातार अपनी कुंडली का डिटेल डाल दिया और फिर गायब हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से आप किसी के प्रति भी सदैव बन के रहने की आवश्यकता होगी। आइए विषय पे लेके आता हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लग्न में शनि बैठे हैं, मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश राहु के साथ बैठे हैं और चंद्रमा पे राहु का प्रभाव है। अगर आपकी कुंडली जैसे कि मैंने बनाई है, उसमें सूर्य दिग्बली हैं जो पराक्रम भाव के अधिपति हैं, तो सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के 3, 6वें, 8वें और 12वें भाव, ये दुह स्थान के स्वामी जहाँ कहीं भी बैठेंगे उस भाव को परेशान करते हैं। साथ ही साथ ये कई बार माता और पिता के मतभेद, घर में कलह या आंतरिक मतभेद, जहां व्यक्ति स्वयं से ही जूझता रहता है, बिना किसी वजह के भी वो परेशान रहता है, ये सूर्य ऐसा करा सकते हैं। इसका अर्थ है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक और कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी कि जब जन्म कुंडली के दशम स्थान से, जहां से आकाश के बारे में विचार किया जाता है, सिंहासन के बारे में विचार किया जाता है, पिता के बारे में विचार किया जाता है, आपके पद और प्रतिष्ठा के बारे में विचार किया जाता है, वहाँ पे अगर किसी भी भाव का स्वामी बैठ जाता है तो वो उस भाव के फल में वृद्धि करने वाला हो जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली के 3 भाव के स्वामी जो सूर्य देव हैं, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए दशम स्थान में दिग्बली होकर के बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के जल तत्व की राशि में, मित्र की राशि में बैठे हैं। हालांकि वहां पे सूर्य और गुरु का बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन भी देखा जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे अच्छी भी बात होगी, लेकिन ये आपके पराक्रम के वृद्धि या आपको पराक्रमी बनाने वाले बना देते हैं। या ये कह सकते हैं कि यहाँ व्यक्ति का जो अपने ऊपर विश्वास है वो बड़ा अच्छा होता है। वो अपने ही विश्वास के ऊपर जीवन की नैया पार करना चाहता है। उसको अपने कर्मों पे और अपने धर्म पे बड़ा विश्वास रहता है। इस कुंडली को परेशान क्यों होना पड़ता है? जैसे आपने प्रश्न में लिखा है कि मानसिक परेशानी है, मन बेचैन रहता है, पता नहीं एंग्जाइटी बोलते हैं या पता नहीं उसको क्या बोलते हैं आप लोग समझ जाइएगा। एंग्जाइटी बोलते हैं ना, हाँ, अब अंग्रेजी वाले जाने। पर ऐसा है कि इस कुंडली में लग्नेश बुध राहु के प्रभाव में और चंद्रमा जो सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, उस पे राहु की दृष्टि है। तो चंद्रमा और गुरु दोनों राहु से प्रभावित हैं। लग्नेश स्वयं बुध राहु से प्रभावित हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन का जो कंफ्यूजन है वो कई दफा बढ़ जाता है। एक परेशानी और भी है कि जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र 12वें हैं। तो शुक्र 12वें हैं तो व्यक्ति के जीवन में आय से ज़्यादा व्यय की स्थिति होती है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात 12वें के शुक्र में ये होती है कि वो व्यक्ति को कम से कम ठीक ठाक रखते हैं। ठीक ठाक कहने का अर्थ होगा कि उसका व्यय, उसकी मित्रता, उसके लोग, ये सब चीज़ है। लेकिन नुकसान उसका क्या होता है? हालांकि वहाँ पे व्यक्ति को भोगी भी प्रवृत्ति का होते देखा जाता है, दाम्पत्य का सुख अच्छा मिल जाता है, पर नुकसान उसका ये हो रहा है कि मंगल के साथ बैठने से मिथुन लग्न की कुंडली के लिए
बुध जो होते हैं वो पंचम भाव के साथ साथ, शुक्र जो होते हैं वो पंचम भाव के अधिपति के साथ साथ 12वें के भी अधिपति होते हैं। अब बुध जब जन्म कुंडली में राहु के संपर्क में चले गए और इस कुंडली के योग कारक ग्रह शुक्र 12वें, इस कुंडली के सबसे खराब भाव के अधिपति मंगल के साथ 12वें चले गए। तो विचार करिए, आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति और पंचम भाव पे शनि मंगल राहु केतु का जो प्रभाव होगा वो क्या आपकी कुंडली को परेशान नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इस वजह से ही कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति 12वें मंगल से प्रभावित, पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव, लग्नेश के ऊपर राहु केतु का प्रभाव, इस कुंडली में सूर्य के ऊपर भी राहु केतु का प्रभाव होगा क्योंकि सूर्य से ठीक आगे राहु बैठे हैं, तो इनके मार्ग को अवरुद्ध भी करेंगे क्योंकि राहु पीछे गति करते हैं। अब मीन राशि की तरफ उनका आगमन होगा तो यहां सूर्य को वो प्रभावित भी कर रहे हैं और सूर्य जो हैं वो 19 डिग्री के बैठे हैं, तो बैलेंस है, युवावस्था के हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास साहस है, बल है, धैर्य है, उत्साह है, ऊर्जा है, नौकरी है, प्रतिष्ठा है, आत्मविश्वास है, ये सब है। पर फिर भी 12वें भाव में मंगल का पंचमेश शुक्र के साथ बैठना, गुरु और चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि और साथ ही साथ जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति के ऊपर केतु की दृष्टि कहीं ना कहीं भाग्य को संघर्ष में लेके जा रही है। इस कुंडली में जो कमजोर पक्ष बना है वो 12वें भाव में मंगल के साथ शुक्र का बैठना, यही इस कुंडली को परेशान करेगा क्योंकि यहां से आपके पंचम भाव से, जन्म कुंडली के पंचम भाव से मेहनत करने के बाद प्रतिफल का विचार किया जाता है, वहां से व्यक्ति के जीवन में परिणाम प्राप्त होने को देखा जाता है। और जब उसी भाव पे शनि मंगल राहु आदि पापक ग्रह का प्रभाव चला जाए या उस भाव के अधिपति शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में चले जाते हैं तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और व्यक्ति को निचोड़ करके रख देते हैं। इतना ही नहीं, जब पंचमेश के साथ शुक्र शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बनेगा जो पंचमेश के साथ, तो यहां व्यक्ति के बुद्धि को भी भ्रम में ले जाएंगे, एक अलग तरीके का घबराहट, बेचैनी और असुरक्षा का भाव पैदा करते हैं। दुश्मन सदैव बने रहे, दुश्मनों से नुकसान हो। बुध जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और जब ये राहु केतु के संपर्क में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन मस्तिष्क को यहां भी परेशान करते हैं। निद्रा भंग होती है, गलत मैत्री होती है, गलत लोगों के व्यक्ति संपर्क में जाता है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा व्यक्ति को अपने मित्रों से बच के रहने की आवश्यकता है। अपने व्यय को, अपने महंगे गजेट को गलत लोगों के ऊपर खर्च करने को, साथ ही साथ फैशन के कारण, दूसरों को देख करके वस्तुओं को खरीदने के कारण व्यक्ति के पास आर्थिक विपन्नता बनती ही रहती है। तो जन्म कुंडली के एक सारे पक्ष में मैंने आपको इतनी बात बता दी। गुरु के ऊपर शनि का जो प्रभाव है वो व्यक्ति को थोड़ा परेशान ही कर रहा है। मैंने इस पे भी कार्यक्रम अभी हाल फिलहाल बनाया था कि गुरु से शनि का संबंध कैसा है। तो गुरु के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर शनि, राहु और जरा गौर से देखिए तो मंगल भी देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे, मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के गुरु पे, राहु की दृष्टि चंद्रमा पे, शनि की दृष्टि गुरु और चंद्रमा सब पे, लग्न पे केतु का प्रभाव। तो ये जो इतनी सारी स्थितियां बन रही है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस क्रिएट करने वाली बन रही हैं क्योंकि इस कुंडली के सप्तम और दशम इन दोनों भावों के अधिपति गुरु के ऊपर शनि, राहु, केतु, मंगल सबका प्रभाव आ रहा है। तो दाम्पत्य में गड़बड़ी, विवाह में परेशानी, विवाह विलंब से होना, मेहनत में उतनी ज़्यादा मेहनतकश व्यक्ति नहीं हो पाता क्योंकि पराक्रम अब ज़्यादा करना पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति वहाँ पे मेहनत नहीं कर रहा है जहाँ उसको ज़्यादा आवश्यकता है। अब यहाँ से बढ़कर के मैं आपको इनकी कुंडली के नक्षत्रों पे लेके आता हूँ जहाँ चंद्रमा पे सबसे पहले चर्चा होगी। 21 अंश के बैठे हैं, गुरु भी वक्री हो रहे हैं जो काफ़ी हद तक दूसरे भाव का परिणाम करेंगे और गुरु और चंद्रमा दोनों का प्रभाव यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी देख रहा हूँ। यहाँ पत्नी कई बार खर्चीले स्वभाव की और अपने पैसे को बचाने वाली और आपके पैसे को खर्च करने वाली, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो स्वयं का रोजगार भी आसानी से स्थापित कर सकते हैं। चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं जिसके स्वामी देवता वस्तुतः अगर बात करें तो शुक्रदेव यानी कि देवी मैया हैं। एक चीज़ और भी जो समझना होगा कि इस कुंडली में शुक्र 12वें हैं जो आमदनी से ज़्यादा व्यय करते देखे जा रहे हैं और व्यक्ति के अनुभवों को कमज़ोर कर रहे हैं।
या ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने अनुभवों से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ओम भगाय नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। देवी मैया के देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। आप अभी बहुत छोटी अवस्था के हैं, 2004 के हैं, और इस अवस्था में आपको अगर मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, मानसिक व्यग्रता का शिकार होना पड़ता है, आत्मविश्वास की कमी दिख रही है, मैथुन करना बंद करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करिए। किसी भी अवस्था में अपने घर की साफ सफाई का पूर्णतया नियंत्रण आप अपने पास रखिए। जितना भी हो सके रात्रि में ज़्यादा देर तक जागना और देर तक सोना, ये भी आपकी कुंडली को एक तरफा कमजोरी करने वाली स्थितियों में लेके जा रहा है। जब कभी भी हमारे गुरु और हमारे चंद्रमा और हमारे सूर्य, ये तीनों ग्रह, बाकी के ग्रह अगर शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं तो विशेष नहीं है, पर खास करके गुरु और चंद्रमा अगर ये राहु और केतु के संपर्क में हो जाते हैं तो इतनी ज़्यादा परेशानी देने लगते हैं कि पूछिए ही मत। फिर आपके जीवन में जो सकारात्मक भाव है उसको भी वो कमज़ोर करने लगते हैं। इस वजह से देवी कवच का पाठ, निरंतर गौशाला का दर्शन, गाय की सेवा, गुड़ का दान, पुष्प की माला, नीले पुष्प की माला, या आप अगर हो सके तो जो आपा मार्ग का जड़ होता है उसको भी धारण कर सकते हैं, या अगर हो सके तो आप कटैला का जड़, जिसको आपा मार्ग कटीला जैसा होता है झाड़ी, उसको भी धारण कर, वही उसको धारण करिए। या साथ ही साथ दुर्गा पूजा में दुर्गा सप्तशती का किसी ब्राह्मण के द्वारा अपने घर पे पाठ निश्चित रूप से कराना होगा। अब आगे बढ़ के बात करते हैं। नवमांश कुंडली में मिथुन राशि का बनना, लग्न में ही बुध का बैठना, अष्टम भाव में शनि का स्वग्रही होना, शुक्र का मित्र की राशि में बैठना, हर जगह शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं। लग्न में अपनी राशि में 12वें शुक्र उतने खराब नहीं होते। नवमांश कुंडली में बैठे हैं कहाँ? अपने मित्र की राशि में, मित्र से तात्कालिक मैत्री में, और दशमांशा कुंडली के लग्न में विराज रहे हैं। इस वजह से कारोबार और काम को लेकर के जो एक शुद्धता है, जो आपके काम को लेकर के निश्चिंतता है, वो थोड़ी जलती सी रहेगी, या ये कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत हेडक आपको मिलता ही रहेगा। इसके अतिरिक्त दशमांशा कुंडली में नीच के गुरु का 12वें भाव में बैठना ये परेशान करता है, लेकिन दशमांशा कुंडली के लग्नेश का उच्च का होना ये आपके कुंडली के करियर को बहुत ही ग्रोथ वाला दिखा रहा है। इतना ही नहीं, दशमांशा कुंडली के दशम स्थान के अधिपति मंगल अपने परम मित्र के साथ चतुर्थ भाव में बैठ करके देख रहे हैं। इस वजह से घबराने जैसी कोई बात नहीं है। लग्न में शुक्र बैठे हैं जो भाग्य भाव के अधिपति हैं, और भाग्य के अधिपति के साथ लग्न के अधिपति का परिवर्तन, दशमांशा कुंडली का शुक्र और शनि का आपस में परिवर्तन विलक्षण राजयोगों की भांति परिणाम करने वाला बनेगा। जो यहाँ पे स्थिति बन रही है ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ मंगल का अपने भाव को देखना, सप्तम भाव के अधिपति का दशम भाव के अधिपति मंगल के साथ स्थिति में जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात बन रही है। दशमांशा कुंडली इस चक्र का बहुत अच्छा बना है, आपको घबराना नहीं चाहिए। आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो जिस पंचांग का निर्माण कर रहे हैं, अगर पंचांग पे थोड़ी सी बात कर दूं, आपका जन्म शनिवार को हुआ है और लग्न में शनि बैठे हैं। इस कारण से ये एक नैसर्गिक रूप से बड़ा ही नेचर हो जाता है व्यक्ति का कि वो असंतोषी प्रवृत्ति का होता है, या उसको चाहे कितना भी सुख दे दिया जाए, लग्न में बैठे हुए शनि जो लोग होते हैं वो थोड़े दुखी होते हैं। मेरी खुद की कुंडली में भी लग्न में शनि बैठे हैं, तो मुझे भी इस बात का थोड़ा बहुत रहता है कि लग्न में शनि है, सूर्य हैं, बुध हैं, गुरु की दृष्टि है, और चंद्रमा पहले से ही पीड़ित हैं शनि राहु से। मैं अपनी कुंडली की अगर बात करूं तो इसका असर मुझे भी लगता है कि नहीं, लग्न में शनि होते हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़े निराशावादी प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं, एकांतवासी, नैसर्गिक रूप से निवृत्ति वाली स्थिति में लेके जाते हैं। मोह माया उतना नहीं रहता, थोड़े प्रैक्टिकल अलग तरीके के स्वभाव वाले होते हैं और अपने आप में ही दुखी रहते हैं, वो अपना दुख किसी को बताते नहीं हैं। तो ये ऐसा स्वभाव हो जाता है। ऊपर से आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों कहीं ना कहीं, सूर्य के ऊपर भी शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव चंद्रमा पे पहले से 3 बार बोल चुका हूं। तो ये जो कुंडली की स्थिति बनी है ये व्यक्ति के ऐसे ही गुण दोषों का निर्माण कर रही है जहां आप थोड़े से चिंता से ग्रसित सदैव रहेंगे। जहां पे अगर खास करके बहुत अच्छी बात यह है
कि लग्न में शनि आपकी कुंडली में है। अगर ये किसी की पत्नी की कुंडली में लग्न में शनि वाली बैठ जाए तो फिर पूछो मत कि माथा खराब कर दे। तो ऐसा नहीं हो, आप मंगलिक वगैरह तो हैं ही, लेकिन केंद्र में शनि बैठे होने से उनका प्रभाव थोड़ा कमज़ोर भी हो रहा है। आपका जन्म बढ़िया है, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी में त्रयोदशी के जन्म से कमज़ोर नहीं है। और पक्ष में सूर्य रेवती के बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। राहु भरणी के बैठे हैं, इस वजह से खर्च ज़्यादा करा रहे हैं। चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी के हैं, इस वजह से, और शुक्र 12वें हैं, उनका कोई संबंध वैसे बन नहीं रहा है। लेकिन दाम्पत्य इस कुंडली का ठीक होगा, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं। हालांकि पत्नी बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग की आ जाती हैं। नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य का बैठना धनु राशि में, जहाँ के अधिपति गुरु वक्री हो रहे हैं, तो इसे मैं कमज़ोर नहीं कहूँगा। और एक सबसे जो अच्छी बात है आपकी कुंडली में, ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली बन रही है। लग्न भी 3 नंबर से, नवमांश भी 3 नंबर से, और दशमांशा इस कुंडली का भाग्य भाव का अधिपति यहाँ बैठ रहा है, उस भाव की राशि बन रही है। इस वजह से कुंडली कमज़ोर नहीं है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में पीछे जो दशा चली और अभी जो दशा चल रही है, यह चंद्रमा के कारण, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि पक्ष के बल से वो ठीक है, तीसरे भाव के चंद्रमा खराब नहीं होते हैं, पर 2 शुभ ग्रहों का केंद्र से उठ करके तीसरे भाव में चला जाना ये ठीक नहीं होता है। कम से कम केंद्र में 1 से अधिक 2 शुभ ग्रह तो होने ही चाहिए। और यहाँ पे तो सारे के सारे पापग्रह और क्रूर ग्रह ही जन्म कुंडली के केंद्र में आ गए हैं, इस वजह से भी परेशानी बनती है। सूर्य से 9वें भाव की स्थिति जो बनी है, इस भाव के अधिपति इस भाव को देख रहे हैं, तो आपके पिता आपके शत्रुओं के हंता बनेंगे। इस वजह से अपने पिता के साथ संबंध कभी खराब मत करिए। माता जो बनी है, उससे आपका जन्म जो हुआ है वो 12:30 बजे दिन का है, तो दिन में जन्म हो तो सूर्य से पिता का विचार किया जाता है। तो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, जहाँ आपकी कुंडली में आप अपने माता और पिता के खर्च का निर्वहन करने वाले बन रहे हैं। और चंद्रमा जो बन रहे हैं वो आपकी कुंडली में 3य भाव में बैठे हैं, सिंह राशि का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ से अगर देखें तो 4थे घर की स्थिति मंगल की, यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, चंद्रमा से 4थे घर का प्रभाव ठीक है, तो माता और पिता से प्रेम व्यक्ति को मिलता रहता है। घर में कलह का वातावरण थोड़ा सा बना है। क्यों बना है? क्योंकि मानसिक अवस्था आपकी परेशान है। सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव और जन्म कुंडली के नवमांश कुंडली के 4थे भाव में राहु का प्रभाव, ये सब कहीं ना कहीं कमजोरी के कारण बन रहे हैं। मंगल रोहिणी में बैठे हैं, ठीक है। बुध जन्म कुंडली में आपको अनुभवी और धार्मिक बना रहे हैं, कृतज्ञ बना रहे हैं बड़ों के प्रति। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको अनुभवी बना रहे हैं, और शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको खर्चीला बना रहे हैं। इसके साथ साथ अगर शनि की बात करते हैं तो आपको भ्रम में ले जाने वाला, आपकी दिनचर्या को खराब करने वाला, सकारात्मक प्रभावों में भी गड़बड़ी पैदा करने वाला, सदैव दुश्मनों से घिरा रहने वाला, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण जीवन में आए दिन बने रहने की स्थिति बन जाती है। पत्नी के ऊपर व्यय होता है, पत्नी के कारण कई बार मतभेद जीवन में बना रहता है। कुंडली मिलाए बिना विवाह करेंगे तो विवाह टूटने का भी योग बना हुआ है। इस वजह से कुंडली मिला करके ही विवाह करें। इस कुंडली का साहस, इस कुंडली का कम्युनिकेशन, इस कुंडली की पढ़ाई, इस कुंडली का बल, बुद्धि, ये सब ठीक है। कुंडली कमजोर नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। चंद्रमा को संतुलित करने के लिए किसी शिव मंदिर को प्रत्येक दिन धोने का आदत विकसित करिए, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करिए, साष्टांग प्रणाम करिए, जितना ज़्यादा हो सके ओम आदित्याय नमः और ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दिन के आधार पे 6 अंक, दिन के आधार पे इस कुंडली में बुधवार और सोमवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अंक 6 और 4 दोनों आजमा सकते हैं। इसके आधार पर आपकी कुंडली के लिए नक्षत्रों में पुनर्वसु, आर्द्रा, कृतिका, भरणी, और भरणी भी ठीक है, और स्वाति, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर मैं बात कर दूं तो शनि की दशा अच्छी जाएगी। इस कुंडली के आधार पे शनि की दशा अच्छी जाएगी। चंद्रमा और बुध की दशा भी सामान्यतः थोड़ी कमजोर जा सकती है, हालांकि ठीक ठाक है। गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी, शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। नौकरी वगैरह के योग आपकी कुंडली में 100% है। इस कुंडली में मेडिकल क्षेत्र से जोड़ करके भी काम करने का योग बहुत अच्छा है। वन विभाग, कॉस्मेटिक चीज़ें, केमिकल और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भी सफल होने का योग लगा है। आप क्लर्क भी बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और शनि की दशा हेडेक देने वाली बन रही है। गुरु, राहु, केतु, शुक्र, चंद्रमा और मंगल, इनकी दशाएं मानसिक शांति में अवरोध पैदा करने वाली और भविष्य को लेकर के चिंताएं देने वाली बन रही हैं। ऐसा ही प्रभाव आपके ऊपर से
अभी देखने को मिल रहा है। पर एक बात बहुत बढ़िया कह दूं, अल्टीमेटली ये ग्रह आपके जीवन से जाते जाते आपको मार्ग देके जाएगा। जो चंद्रमा बनेंगे, चंद्रमा के बाद मंगल भी बनेंगे, ये दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में आते आते और जाते जाते अच्छे परिणाम देके जाएंगे। शनि भी आपकी कुंडली में जाते जाते अच्छा परिणाम देने वाले हैं। आपकी राशि सिंह बनी है, इस वजह से भी कई बार आप व्यग्र थोड़े ज्यादा से ही हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का पत्नी अगर विवाह करना हो तो वृष राशि वृष लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न और मेष राशि मेष लग्न, यहाँ की इस लग्न और राशि की जातिकाओं से विवाह निश्चित रूप से किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहे। धन कमाने के लिए आप उत्तर पूर्व दिशा में जा सकते हैं। भवन के लिए आप उत्तर मुखी भवन में निवास कर सकते हैं। इसके साथ साथ या फिर आप मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, तो उत्तर दिशा के मकान में भी आप रह सकते हैं, ऐसा भी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।